नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का पार्ट 28वां 28 पार्ट अपने कर रहे हैं। अपनी जो बुक चल रही है वो है कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेटा। अब देखिएगा, अपने जो 27वीं क्लास थी, 27th जो क्लास थी, उसके अंदर अपने एविज के बारे में पढ़ रहे थे कि एविज जो है वो ऐसे प्रथम वर्टिब्रेट्स हैं जो कि उड़ने वाले थे। इनके अंदर अगर पाँव जो है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, ये बात अपने पढ़ रहे थे। उसके कुछ करैक्टर मैंने आपको बता दिए थे, कुछ जो करैक्टर हैं वो आज अपने उसके ख़त्म करने जा रहे हैं आज इस टॉपिक को। तो अपने जो टॉपिक चल रहा था कि जो इसका जो आहार नाल है, वो आहार नाल जो है ओइसोफेगस, उसकी एक विशेषता होती है। ओइसोफेगस जो होती है, आहार नाल का जो भाग होता है, जिसको हम ग्रास नली भी कहते हैं, भोजन नली भी कहते हैं, इसकी जो पक्षियों की जो ग्रास नाल होती है या ओइसोफेगस होती है, वो अन्नपुट या क्रोप के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और अन्नपुट या क्रोप जो होता है वो क्या होता है कि एक कोषनुमा संरचना होती है, जिसका फ़ायदा ये मिलता है कि जो जल्दी भोजन को लिया जाए जल्दी तो उस भोजन को ये क्या करते हैं, उसके अंदर संग्रहित कर लेते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इनके जो अमाशय है, इसके अंदर एक प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड भाग भी अमाशय के अंदर पाए जाते हैं। प्रोवेंट्रिकुलस जो भाग है वो अमाशय का ही एक भाग होता है, जिसके द्वारा एंजाइम्स वगैरह लसलसा पदार्थ स्रावित होता है, जबकि जो पेशन या गिजार्ड होती है वो भोजन को पीसने का काम करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो है एक जोड़ी मलाशयी सिक्का पाई जाती है, जो कि रेक्टम के पास में होती है। और उसके अलावा जो इसका जो अवस्कर है इनमें वो पाया जाता है, और अवस्कर जो है वो 3 कोष युक्त होता है। तीनों कोषों में जो नाम है उसको कहते हैं कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम नामक 3 कोष पाए जाते हैं। कोप्रोडियम आगे का कोष होता है, यूरोडियम बीच का और प्रोक्टोडियम पीछे का कोष होता है। तो अपने थोड़ा इसको लिख देते हैं बात को, करैक्टर्स ऑफ एविज। तो नेक्स्ट करैक्टर क्या है, ओइसोफेगस के साथ क्रोप या अन्नपुट पाया जाता है। उसके अलावा अमाशय में प्रोवेंट्रिकुलस और पेशनी में बंटा रहता है। अमाशय के साथ प्रोवेंट्रिकुलस व गिजार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, पेशनी भी कहते हैं, जुड़ी रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करें इंटेस्टाइन व रेक्टम के संयोजन स्थल पर रेक्टल सिक्का पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें इसका अवस्कर या क्लोएका। अवस्कर त्रिवेशमी होता है, जो कि कोप्रोडियम, यूरोडियम, जो कि कोप्रोडियम व प्रोक्टोडियम कक्ष में बंटा रहता है। अब देखिएगा कि ओइसोफेगस जो है उसके साथ क्या जुड़ी रहती है, क्रोप या अन्नपुट जुड़ी रहती है। और क्रोप या अन्नपुट का मैंने अभी आपको काम बता ही दिया कि ये जो होता है क्रोप या अन्नपुट, ये
भोजन को इकट्ठा, ताकि पक्षी क्या करते हैं कि भोजन को जल्दी जल्दी निगलते हैं तो उस भोजन को जल्दी जल्दी निकले भोजन को कहाँ इकट्ठा किया जाता है, क्रोप में इकट्ठा किया जाता है। उसके अलावा जो प्रोवेंट्रिकुलस और जो गिजार्ड है ये स्टमक की दोनों क्या होते हैं भाग होते हैं। इन दोनों से मिलकर ही क्या मिलता है, स्टमक मिलता है। उसके आगे जो है इसमें इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। अपने यदि थोड़ा सा इसका यदि हम भाग बनाने की कोशिश करें तो इस प्रकार से होता है ये यूँ इस तरह से इस तरह का ये भाग होता है इसमें। ये इसोफेगस होती है, ये क्रोप होती है, ये प्रोवेंट्रिकुलस, और ये जो होती हैं गिजार्ड या पेशन होती है। ये आगे इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, आगे क्या शुरू हो जाती है, इंटेस्टाइन। तो इसोफेगस है, ये क्रोप है जहाँ भोजन को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ये प्रोवेंट्रिकुलस भाग होता है, ये गिजार्ड होता है। आगे क्या होता है, इंटेस्टाइन। तो प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस दोनों मिलकर के, गिजार्ड मिलकर के, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड दोनों मिलकर के इसका क्या बनाते हैं, स्टमक या आमाशय बनाते हैं। अब यदि हम बात करें जो रेक्टम और इंटेस्टाइन के संयोजन स्थल पर क्या पाई जाती है, रेक्टल सिक्की पाई जाती है। रेक्टल जो सिक्का होती हैं, ये रेक्टल सिक्की जो है ये इसके अंदर यूँ कह सकते हैं एक तरीके से अंधनाल होती हैं। इसको वैसे विशेष कोई फंक्शन नहीं है, इस तरह से होती है इसमें, ये यूँ इस तरह से यूँ, ये इंटेस्टाइन और ये आगे क्या शुरू हो जाती है, रेक्टम, और दोनों के यहाँ इस तरह रेक्टल सिक्का, जिसको रेक्टल मलासी अंधनाल बोलते हैं, जिनमें क्या कहते हैं इसको, मलासी अंधनाल, ये होती हैं इस तरह से छोटी छोटी संरचनाएं। तो ये अपने जो भाग मैंने बताए हैं वो सारे दोनों डायग्राम के अंदर डिफाइन हो रहे हैं। तीसरा हमने क्या लिखा कि जो इसका अवस्कर एक्लोइका है, जो कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम के रूप में इसमें डिवाइड होता है, यानी इसके अंदर 3 कक्ष होते हैं। अब यदि इसकी हम बात करें तो इस तरह से होता है ये संरचना भी, इसको थोड़ा यदि हम देखें इस तरह से होता है ये भाग कोप्रोडियम, ये भाग यूरोडियम और ये भाग प्रोक्टोडियम होता है। 3 भाग होते हैं। ये सारा क्या कहलाता है, इसका क्लोइका अवस्कर होता है। बस 3 चैम्बर्ड में बंटा होता है, डिवाइडेड होता है। और क्लोइका की मैंने आपको बताई हुई थी, ये उत्सर्जन जो उत्सर्जित पदार्थ है उनको भी अवस्कर से बाहर निकाला जाता है। इंटेस्टाइन से निकले हुए जो अपचित भोज्य पदार्थ है मल के रूप में, उनको भी यहीं से बाहर निकाला जाता है। और जो निषेचन के समय यूँ कहते हैं या जनन के समय शुक्राणु अंडाणु यदि उनका भी त्याग करना है तो वो भी किससे निकाले जाते हैं, बाहर से अवस्कर से बाहर निकाले जाते हैं। तो तीनों चीज़ जो मैंने बताई है वो तीनों डायग्राम के द्वारा अपने को दिखाई दे रही है किस प्रकार से इनके अंदर ये संरचनाएँ पाई जाती हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, इसके अंदर जो हर्ट्स हैं, हर्ट जो 4 चैम्बर्ड होता है जो आपको बताया था, क्योंकि हमने जो पीछे रेप्टाइल्स पढ़े थे, रेप्टाइल के अंदर जो अपना क्रोकोडिलिया ऑर्डर था उस ऑर्डर के अंदर 4 चैम्बर्ड हर्ट का डेवलपमेंट हो चुका था वहाँ पर। क्योंकि रेप्टाइल्स तो मोस्टली क्या होते हैं, इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड होते हैं। और उसके अंदर हमने देखा कि किलोनिया, रिंकोसिफेलिया, स्क्वेमेटा वो तो इनकम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होते हैं, परंतु क्रोकोडिलिया जो ऑर्डर था रेप्टाइल का वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड था। अब चूंकि वहाँ पर 4 चैम्बर्ड हर्ट डेवलप हो चुका है तो उसके बाद में मैंने बताया था कि एवीज और जो मैमेलिया आते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हर्ट पाया जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो हम बात करें साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टरियोसिस है, वो दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और रीनल पोर्टर सिस्टम भी अल्प विकसित होता है। यदि हम बात करें उसके हर्ट की
तो हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। और 4 चैम्बर्ड का मतलब क्या होता है, 2 आलिंद और 2 ही क्या होते हैं, नीले होते हैं। दोनों आलिंद नीले छिद्र के द्वारा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर के द्वारा नीले में खुलते हैं। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। साइनस वेनोसस व ट्रंकस एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये बताया था आपको ट्रंकस आर्टरीज और साइनस वेनोसस क्या होते हैं। ये वैसे मछलियों में, एम्फीबियंस में, इनमें हार्ट का ही भाग होते हैं। साइनस वेनोसस आलिंद में खुलता है और ट्रंकस आर्टरीज वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। तो ये अब हम बात करें एविज और मैमेलियन दोनों के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो इनके अंदर रीनल पोर्टर सिस्टम होता है वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है। और आरबीसी जो है केंद्रयुक्त होते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम अल्प विकसित व आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब देखिएगा हार्ट की यदि हम बात करें थोड़ा डायग्राम से, इस प्रकार से इसका हार्ट पूरा कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, इस प्रकार से 4 चैम्बर्ड होते हैं। यहाँ ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर पाया जाता है, अपर्चर पाया जाता है इन दोनों जगह। और ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि हृदय पेशियों का ही बना होता है, जो कि दोनों आलिंद को दोनों नीले से पृथक रखता है। दायां आलिंद दाएं नीले से, दायां आलिंद बाएं आलिंद से और दायां नीले बाएं नीले से क्या रहता है, पृथक रहता है इस सेप्टम के कारण। तो पक्षियों में कहीं पर भी ये कह सकते हैं कि प्योर और इम्प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पर भी मिक्स नहीं होते हैं। दोनों एकदम क्या रहते हैं, अलग अलग सर्कुलेट होते हैं। लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड होता है, राइट साइड में कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी CO2 पाई जाती है रक्त के अंदर। उसके बाद में बात करें रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, अल्प विकसित होता है। जबकि हमने मेंढक वगैरह या एम्फीबिया के अंदर देखा था इनमें अधिक विकसित होता है। आरबीसी क्या होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब बात करें इसके रीनल पोर्टल सिस्टम की, तो जो अपने मैंने बताया हुआ है कि पोर्टल सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब किसी रक्त का, किसी अंग का, किसी भी अंग का अशुद्ध रक्त जब किसी अन्य अंग के वाहिनियों द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाए, जिसको पोर्टल सिस्टम में निवाहिका तंत्र कहते हैं। और यहाँ पर रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, जो कि क्या काम करता है कि जो अपने आहारनाल होती है इन जंतुओं की, एविज की, उन आहारनाल के अंदर मौजूद जो रक्त है उसको हृदय तक ले जाने के लिए जो किडनी है उनकी वाहिनियाँ काम आती है, इसलिए इसको रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। जो इनमें क्या होता है, अल्प विकसित होता है यानी कम विकसित होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, कि इसके अंदर जो है एयर सैक पाए जाते हैं और लंग्स पाए जाते हैं। श्वसन के लिए क्या होते हैं, एयर सैक और लंग्स होते हैं। रेस्पायरेशन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए लंग्स व एयर सैक होते हैं, एयर सैक होते हैं। अब फेफड़े भी इसमें मुख्य श्वसन होते हैं। अब मैंने वैसे अपने इसमें कबूतर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा अपने डिस्क्राइब करेंगे कि लंग्स और एयर सैक की जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर पूरी देखेंगे अपने। तो लंग्स जो होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं, 2 होते हैं, और जो कि मुख्य श्वसन अंग होता है, क्योंकि पक्षियों का जो श्वसन क्रिया वो लंग्स के द्वारा होती है। और साथ में क्या होते हैं, एयर सैक यानी वायुकोश भी पाए जाते हैं, वायुकोश भी पाए जाते हैं। तो वायुकोश जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि पक्षियों की विशेषता होती है कि हड्डियाँ क्या होती हैं, खोखली होती हैं, उनमें भी वायु भरी रहती है और वायुकोश भी पाए जाते हैं। वायुकोश से क्या होता है, एक तो इसमें वायु संचित होती है ताकि उड़ते समय श्वसन में काम आ जाती है। क्योंकि पक्षियों में क्या होता है, जब
फ्लाइट मसल्स काम करते हैं उड़ते समय, तो उनको अधिक ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए तो वायु को उसके अंदर क्या रहती है, संचित रहती है। उसके अलावा यदि हम बात करें एयर सैक का दूसरा काम क्या है कि जो वायु इनके अंदर भरी रहती है, जिसके कारण शरीर क्या बना रहता है, इनका हल्का बना रहता है, यानी आसानी से क्या है उड़ते रहते हैं शरीर हल्का बने रहने से। उसके अलावा यदि हम बात करें इनके जो नेत्र होते हैं वो बहुत ही तीक्ष्ण या दृष्टि वाले होते हैं, यानी उनकी देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, तो ये आसानी से क्या है कि कोई भी अपने शिकार को या अपने भोज्य पदार्थ को ये ऊपर उड़ते उड़ते देख लेते, इसलिए इनकी आइज़ क्या होती है, अधिक विकसित तीक्ष्ण दृष्टि वाली होती है। आइज़ तीक्ष्ण दृष्टि वाली होती है, जिससे ये आसानी से क्या है कि कोई भी अपने शिकार को या अपने यूँ कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थ को काफ़ी ऊंचाई से ये देख लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो अपने इनके अंदर रैप्टर्स होते हैं, जैसे ग्रिफन यानी इसका जो वल्चर है, ग्रिफन वल्चर वगैरह है, ब्लैक काइट यानी काली चील है, इनके अंदर क्या होता है, ये शब्द बोला भी जाता है कि इनकी जो दृष्टि होती है बाइनोकुलर दृष्टि होती है, दूरबीन की जैसी होती है, ताकि ये शिकार को बहुत अधिक ऊंचाई से ही देख लेते हैं और उसको झपट करके उसको ले जाते हैं। तो ये इनकी नेत्रों की क्या होती है, विशेषता होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो ट्रेकिया जो है ध्वनि के आधार पर ध्वनि कोष्ठ पाए जाते हैं, जिनको सिरिंक्स कहते हैं, यानी इनके ध्वनि यंत्र को हम क्या कहते हैं, सिरिंक्स कहते हैं। ट्रेकिया के बेस भाग पर, ट्रेकिया के आधार भाग पर स्वर यंत्र सिरिंक्स पाया जाता है। अब जो सिरिंक्स है ये हमारा लैरिंक्स होता है, स्तनधारियों का जो स्वर यंत्र लैरिंक्स तो गले में पाया जाता है, इनके अंदर भी क्या होता है, ट्रेकिया जो है उसके आधार भाग पर जो स्वर यंत्र होता है, इनमें भी उनको सिरिंक्स कहते हैं। और सिरिंक्स जो है बहुत ही मधुर आवाज़ उत्पन्न करता है, जैसे पक्षियों में हम देखते हैं भिन्न भिन्न तरह की जो आवाज़ उत्पन्न होती है सिरिंक्स के द्वारा होती है। सिरिंक्स कुछ नहीं है, केवल और केवल उपास्थि और मेम्ब्रेन का बना हुआ एक बॉक्स कह दें या एक ऑर्गन कह दें, वो गले के अंदर पाया जाता है, जिससे जब वायु टकराती है उन मेम्ब्रेन से जब वायु टकराती है तो क्या होता है कि ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि जो बहुत ही पक्षियों में हमने देखा है बड़ी मधुर होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट इसका जो किडनी है, किडनी जो होती हैं, इनकी किडनी जो है वो ये मेटानेफ्रिक प्रकार की होती हैं और मूत्र नलिकाएं अवस्कर में खुलती है, आपको बताया हुई है, और इसमें मूत्राशय जो है वो अनुपस्थित होता है। ये सबसे बड़ी बात है। मूत्राशय अनुपस्थित होने का कारण क्या है कि ताकि ये इनका जो मूत्र इकट्ठा करने के कारण जो वजन नहीं रहे, इसलिए क्या करते हैं सीधा ही मूत्र को अवस्कर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करें, किडनी जो है मेटानेफ्रिक टाइप की होती हैं, दो होती हैं आपको बताया है टाइप की। यूरेटर सीधे ही, यूरेटर यानी मूत्र नलिका, यूरेटर सीधे ही अवस्कर यानी क्लोएका में खुलती हैं, क्लोएका में खुलती है, तथा यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट, ये अनुकूलन है इनका, तथा यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, जो कि उडेन अनुकूलन होता है, जो कि उडेन अनुकूलन है, अनुकूलन होता है। अब देखिएगा कि मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी मतलब वही है, अधिक विकसित होते हैं, नेफ्रॉन्स इसमें पाए जाते हैं, और इनका जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल होता है, क्योंकि हमने पहले बताया था कि
नाइट्रोजन अवशेष पदार्थों के आधार पर भी जंतुओं को क्लासीफाई किया गया है। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनोटैलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटैलिक, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है या यूरिक अम्ल उत्सर्जित जंतु कहा जाता है। और यूरिक अम्ल जो है, हालांकि मैं बता देता हूँ कि पक्षियों का जो यूरिक अम्ल होता है इसके अंदर जो है ये जो फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने में काम में भी आता है। जहाँ पर ये यूरिक अम्ल का स्त्राव ज़्यादा करते हैं वहाँ पर फसलों का प्रोडक्शन अधिक, क्योंकि इनके अंदर अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसलों के प्रोडक्शन में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। उसके अलावा यदि हम नेक्स्ट बात करें, इसके जो इसका ब्रेन होता है वो बड़ा होता है और स्मूथ होता है। उसके अलावा सेरिब्रम जो होते हैं और सेरिब्रम जो है ये क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। ब्रेन जो है, ब्रेन विकसित, बड़ा व स्मूथ या चिकना होता है। स्मूथ यानी चिकना होता है, चिकना होता है। सेरिब्रम व सेरिबेलम अधिक विकसित होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी होती है। अब ब्रेन विकसित होता है, बड़ा होता है और क्या होता है, स्मूथ होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट की ब्रेन बड़ा तो है परंतु विकसित भी है, पर स्मूथ होता है। और स्मूथ होने के कारण अब यदि हम मैमेलिया की यदि हम बात करें तो मैमेलिया का स्मूथ नहीं होता है, बड़ा होता है, विकसित होता है, पर मैमेलिया का स्मूथ नहीं होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, सल्कस और गायरी पाए जाते हैं, जबकि इनका क्या होता है, एकदम ऊपर से स्मूथ होता है। तो स्मूथ होने के कारण इतनी बुद्धि ज़्यादा विकसित नहीं होती जितनी मैमेलिया की होती है। सेरिब्रम अगर मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रम जो पश्च मस्तिष्क का भाग, ये भी अधिक विकसित होते हैं। और कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पीछे की जो क्लासेस थी उनमें 10 जोड़ी थी, यहाँ 12 जोड़ी है। तो देखिएगा ये कपाल तंत्रिका, कपाल ये ब्रेन से निकलती है और ये सीधे ही शरीर के अलग अलग अंगों में जाती है, तो इनको क्या कहते हैं, कपाल तंत्रिकाएँ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें, इनके जो ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं अल्प विकसित होते हैं। और जो इसका मिडल ईयर है उसमें कोल्यूमेला नामक एक ही अस्थि होती है। कौन सी होती है, कोल्यूमेला नामक एक अस्थि होती है। तो ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स अल्प विकसित होते हैं, ओल्फैक्टरी ऑर्गन अल्प विकसित, व मिडल ईयर में कोल्यूमेला नामक अस्थि पाई जाती है, नामक अस्थि पाई जाती है। कोल्यूमेला नामक केवल एक अस्थि पाई जाती है। ये इसके क्या ओल्फैक्टरी ऑर्गन जो है, घ्राणेंद्रियाँ जो है कम विकसित होती है। उसके अलावा यदि हम बात करें, फीमेल के अंदर केवल लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्टी पाई जाती है। ये भी इसके अंदर क्या एक उड़न अनुकूलन होता है। और लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है, क्योंकि नर के अंदर एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं और मादा के अंदर क्या होते हैं, शुक्रवाहिनियाँ पाई जाती है। यदि हम बात करें लिंग पृथक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, पाया जाता है। यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता का मतलब ये होता है नर और मादा को उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचान लेना। क्या गलत है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें इसमें कि जो नर जंतु जो हैं उनमें टेस्टिस होते हैं और एक जोड़ी क्या होती हैं, स्पर्म डक्ट्स पाई जाती है, जबकि मादा के अंदर लेफ्ट ओविडक्टी पाई जाती है। यानी राइट जो ओवरी और राइट ओविडक्ट है वो एब्सेंट होती है। यदि हम बात करें फीमेल में केवल लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट ही पाई जाती है। ये इसकी विशेषता है, फीमेल के अंदर लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट ही पाई जाती है। और इसके अंदर जो रेप्टाइड्स, बतख और हंस हैं,
उनको छोड़कर मैथुनम नहीं होता, यानी रेटिटी जो है ऑर्डर वो बतख और हंस जो है इनके अंदर क्या होते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है, जबकि और जितने भी पक्षी हैं उनके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। यानी सबके अंदर क्लोइका के साथ द्वारा ही क्या होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम कह सकते हैं रेटिटी, हंस व बतख को छोड़कर अन्य सभी में कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, ऑर्गन एब्सेंट होता है। अन्य सभी में क्या होता है कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब ये होता है कि नर जननांग जो कि मादा की वेजाइना में जाकर के शुक्राणुओं को संकलित करता है। अब रेटिटी, हंस और बतख जो होते हैं इनके अंदर तो क्या होता है कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। उसके अलावा और जितने पक्षी हैं उनके अंदर कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। तो इनके अंदर क्या होता है कि क्लोइकल कॉन्टैक्ट होता है। क्लोइका नर और मादा की एक दूसरे के पास आती है, जिसके द्वारा नर जो शुक्राणु मादा की क्लोइका के अंदर छोड़ देता है और अंडों का क्या होता है निषेचन होता है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो निषेचन जो होता है इसमें आंतरिक होता है, मादा जो आपको पता है ओविपेरस होती है। निषेचन कौन सा होता है मैंने अभी बताया आपको, इंटरनल होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल फीमेल ओविपेरस अंडे देती है। ओविपेरस अंडे कवचयुक्त व पित्तक की मात्रा पाई जाती है, पित्तक अतिपित्त की होता है ये अंडे। आगे हम देखेंगे अंडों का वर्गीकरण भी दिया है। तो अंडे जो पित्तक की मात्रा के आधार पर पक्षियों के अंडे क्या होते हैं अतिपित्त की होते हैं, पित्तक की मात्रा क्या होती है अधिक होती है। और उसके अलावा जो है अंडे जो हैं वो जो मेल और फीमेल उनके द्वारा इंक्यूबेट किए जाते हैं, क्योंकि इंक्यूबेट का मतलब आपने देखा हो कि पक्षी अपने घोंसले के अंदर जो है अंडे रखे होते हैं वहाँ पर अपने पंख फैला के बैठता है। और इंक्यूबेट या का मतलब ये होता है कि नर और मादा के द्वारा अपने जो बॉडी टेम्परेचर है वो उन अंडों को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनका डेवलपमेंट होता रहे। तो इंक्यूबेशन का मतलब ये है कि नर और मादा का अपने पंख फैलाकर उन अंडों पर बैठना, जिससे अपने शरीर का तापमान उनको प्रदान करते हैं, जिससे उनके अंदर भ्रूणीय डेवलपमेंट होता रहता है। इस घटना को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। उसके अलावा इनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। तो पेरेंटल केयर में क्या होता है कि नर और मादा दोनों एक दूसरे नर और मादा क्या करते हैं कि घोंसला साथ मिलकर बनाते हैं। उसके अलावा घोंसला बनने के बाद में अंडे जब मादा देती है तो उन अंडों की जो केयर है वो नर और मादा दोनों मिलकर के करते हैं। उनके बाद में जब अंडों से चूजे निकलते हैं तो उन चूजों का जो सुरक्षा है, उनको भोजन उपलब्ध कराना है, उसमें नर और मादा दोनों का बराबर क्या होता है सहयोग होता है। और इनके अंदर यदि हम बात करें डेवलपमेंट की तो इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी इनके अंदर प्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जाता है। और किसी प्रकार का यूँ कह सकते हैं कि लार्वा अवस्था इनमें नहीं पाई जाती, यानी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाने के कारण इनका परिवर्तन कौन सा कहलाता है प्रत्यक्ष कहलाता है। और हम देखते हैं मोस्टली अंडे जो होते हैं पक्षियों के उनसे छोटे चूजे निकलते हैं, चूजों का फिर डेवलपमेंट होता है, नर मादा दोनों मिलकर करते हैं, उन चूजों से फिर वयस्क बन जाता है। तो कहीं पर भी लार्वा अवस्था नहीं मिलती है, इसलिए परिवर्तन कौन सा होता है प्रत्यक्ष होता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने जो कैरेक्टर्स ऑफ एविज है वो खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो अपने देखेंगे एविज का जो क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी ऑफ एविज, वो देखेंगे अपने। थैंक यू।